हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबानी, और आज अपना फाइनल वर्डिक्ट देंगे उस आईपीओ पे जिसकी आप मेरे से लगातार पूछ रहे हैं, सर एंटनी वेस्ट का क्या हुआ, उसका बताइए। तो आज हमारा फाइनल वर्डिक्ट है, बेकार की बातें कम, काम की बातें ज्यादा, कोई सब्जबाग नहीं। इस आईपीओ में थोड़ा बहुत जो मुनाफा हो सकता है उसके हिसाब से, उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से इसको तवज्जो देंगे और बात करेंगे खास इस कंपनी के बारे में। सबसे पहले कंपनीज की एक्टिविटीज क्या है। देखिए साहब, ये कूड़ा उठाने वाली कंपनी है। शुद्ध देसी भाषा में बोला जाए तो इनका पहला जो काम है वो है MSWCNT प्रोजेक्ट, जिसके चलते ये जो है बेसिकली वेस्ट कलेक्ट करते हैं कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट का, हाउस होल्ड्स का और कम्युनिटी बिन्स का, यानी देसी भाषा में बोले तो कूड़ा उठाते हैं। MSW प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट, जिसके चलते ये जो वेस्ट उठाते हैं उसको प्रोसेस करते हैं, उसकी कंपोस्टिंग करते हैं, श्रेडिंग करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं, यानी उसको सेग्रीगेट करके जो रिसाइकल के लिए होता है वो वहाँ चला जाता है, जिसकी कंपोस्ट बन सकती है वो खाद बनने में चला जाता है, और बाकी जो श्रेड करके उसको मिट्टी में दबा देते हैं। ये सारे कार्रवाई करते हैं, यानी कूड़े जैसी समस्या से हमको निजात कराते हैं। तो एक अच्छा सोशल ऑब्जेक्टिव भी इस कंपनी का है। फिर होता है मैकेनाइज्ड स्वीपिंग प्रोजेक्ट। आपने देखा होगा सुबह पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं दिया, कई बारी गाड़ियां होती है जो हाईवे पे घूम रही होती है, उनके नीचे चक्के से लगे होते हैं, वो घूमते रहते हैं, वो वैक्यूम क्लीनर की तरह से नीचे से डस्ट उठाते रहते हैं। तीसरा इनका काम ये है। तो बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट ये कंपनी है और वेस्ट को हमको वेस्ट से निजात दिलाती है। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की। वो सबसे पहली बात की एक लीडिंग प्लेयर है MSW सेगमेंट के अंदर। इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है काफी अच्छा है, डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टूल्स, व्हीकल्स और इक्विपमेंट्स का ये इस्तेमाल करती है, और इसके प्रोमोटर साहब खासे एक्सपीरियंस है। अब बात कर लेते हैं इसकी वीकनेस की। वीकनेस ये है कि भाई जिस सेगमेंट में ये काम करती है वह बहुत ज्यादा साहब बहुत ज्यादा कंपटीशन है। दूसरा, इनकी प्राइसिंग जो है वो सरकार तय करती है, ज्यादातर ये सरकारी महकमों के लिए काम करती है, और आप समझ सकते हैं सरकारी महकमों से जो काम निकलवाना पड़ता है उसमें कई बार प्राइसिंग को लेके इश्यू बना रहता है और कार्य स्लो भी चलता है। ऑल्दो बैड डेट्स की समस्या यहाँ रिलेटिवली कम होती है क्योंकि सरकार सूनर और लेटर पैसे दे देती है, लेकिन यहाँ कंपटीशन ज्यादा है और बहुत एक्सपेंशन का स्कोप नहीं लगता। तो ये कोई ऐसा आईपीओ नहीं है जिसको लेके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा करंट आ जाए। तो आईपीओ मतलब कह सकते हैं रीजनेबल सा आईपीओ है। अब और चर्चा कर लेते हैं अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके चलते मैं यहाँ लेके आया हूँ आपके लिए कि लगभग जो हमें प्रीमियम सुनने में आ रहा है वो 85-90 को ही बोल रहा है, लेकिन जैसे बाजार गिरा तो सुनने में आया उसका प्रीमियम भी घट गया, 40-50 के आसपास चला गया। तो अब 40-50 के आसपास चला गया और 47 शेयर का लॉट है, तो एक लॉटमेंट में अगर प्रीमियम 85-90 के आसपास रहा तो 4,000 रुपये बच जाएंगे, अदरवाइज 2 से 4,000 रुपये एक अलॉटमेंट में बचेंगे। आइए अब इसकी वैल्यूएशन एज पर इसका लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उस पर भी एक नजर डाल लें। कंपनी की अर्निंग पर शेयर 21.53 है, प्राइस अर्निंग रेशियो जो निकल के आ रहा है वो 14.63 निकल के आ रहा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20% निकल के आ रही है, और नेट एसेट वैल्यू कंपनी की लगभग 90 रुपए। आइए एक नजर मारते हैं कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में। अगर आप टोटल इनकम देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 17 से आज तक, तो फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 19 की आप देखेंगे तो हल्की बढ़ रही है। ये तो हल्का सुरूर है, यानी हल्की बढ़ रही है। 291 से 290 वो तो गिर गई, फिर 298, फिर फाइनेंशियल ईयर 20 में खटाक से 464 हो गई, और अब हाफ ईयर की बात करें लेटेस्ट तो वो 215 है, उसको अगर डबल कर दोगे तो 430 हो जाएगी। यानी एक तो ये दिमाग में समझ में नहीं आ रहा कि झटके से कैसे बढ़ गई। ऐसा लग रहा है झटके से इन्होंने काम पकड़ा और सोचा कि लोगों को काट ले, आईपीओ ले आए। चलिए एक लाइटर मूड में कह रहा हूं। और अगर आप बात करेंगे कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की तो वो भी उसी के चलते चले नजर आ रहे हैं। और प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट कोई बहुत अच्छी सूचना या बहुत अच्छी प्रोजेक्शन नहीं दे रहा है। अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 17 के मुकाबले 18 में प्रॉफिट गिरा, 19 में और गिरा, 20 में और बढ़ा। ये जो कंपनियां जिनका प्रॉफिट आईपीओ से जस्ट पहले वाले साल में बढ़ जाता है, इन कंपनियों से मुझको बहुत डर लगता है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ फिशी है यहां पर। अचानक आईपीओ लाने से पहले जालिमों ने प्रॉफिट बढ़ा दिया है ताकि ज्यादा रेट पे आईपीओ लेके आ सके। और हाफ ईयर बात करें करंट ईयर की तो उसको भी अगर आप डबल कर देंगे तो फाइनेंशियल ईयर 20 से कम प्रॉफिट नजर आ रहा है।
तो प्रॉफिट की स्थिति कोई बहुत बढ़िया नहीं है। कंपनी 100 है, एक अलॉटमेंट पे 2 से 4 हजार रुपए बचेंगे, तो कहीं ना कहीं रिस्क भी है। बाजार का माहौल खराब है, हम इसमें अप्लाई करें और बाजार उस वक्त गिर जाए जब ये आईपीओ खुले तो हमें लॉस भी हो सकता है। लेकिन अभी ओवरऑल जो चीजें हैं जो सामने निकल के आ रही है वो ठीक ठीक सी है। अब मैं आपको बता दूं सब्सक्रिप्शन की डिटेल भी, भाई जो रिटेल कोटा है वो 60 टाइम से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। आज दूसरा दिन था, कल तीसरा और फाइनल डे है। और जो आपका एनआई और क्यूआईबी सेक्शन है, रिजर्वेशन है, वो भी फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुई है, वो भी मुझे लगता है हो जाएगी। अब रहा कि मैं इसमें लगाऊंगा कि लगाऊंगा, भाई ये इशू मुझे बहुत अपीलिंग, बहुत जबरदस्त तो नहीं लग रहा, कैजुअल वे में लगा दूंगा, बाकी देखेंगे लास्ट मोमेंट पे क्या रहता है। तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट इस इशू को लेकर बॉडी के अंदर या शरीर के अंदर नहीं आ रही है, जिस तरह से मैंने बर्गर किंग में और आपका जो मिसेस वेक्टर वाले में लगाया था, उस तरह के एक्साइटमेंट इस इशू को लेकर मेरे दिल में नहीं है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं ताकि आपको पता चले। इशू खुल चुका है 21 तारीख को, कल 23 तारीख को बंद हो जाएगा। शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपए, इशू का प्राइस 313 से 315 है। एक बात खास और बता दूं, ऑलरेडी इसका मार्च में इशू आ चुका था, वो फेल हो गया, वो सब्सक्राइब नहीं हुआ, तो अब नया इशू फिर से आया। एक लॉट 47 रुपए का है, 47 शेयर का है। अगर 40 से 50 रुपए प्रीमियम हो तो 2-2.5 हजार के आसपास एक अलॉटमेंट पर बचेंगे। अब इशू का जो साइज है वो लगभग 300 करोड़ का, इसमें से 85 करोड़ सिर्फ 85 करोड़ कंपनी के पास जाएगा धंधा बढ़ाने के लिए, और 215 करोड़ का माल सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएगा, यानी अपना माल काट के पब्लिक को लपेट रहे हैं। एक अजीब सी बात, बुरी सी बात यह लगी कि जब मार्च में आईपीओ आया था तो इसका इशू प्राइस आज के प्राइस से कम था, और तब ये साला फेल हो गया, आज प्राइस बढ़ाकर आ गया। पता नहीं क्या गेम खेला है इन्होंने, तो जिसके चलते कहीं ना कहीं इशू पे डाउट पैदा होता है। इशू को मैं ये नहीं कहूंगा लॉस जरूर होगा, लॉस की जगह प्रॉफिट होगा तो माइनस ही होगा, बाकी कोई हिडन चीज हो तो मैं कह नहीं सकता। तो ओवरऑल हम कहेंगे इस इशू को लेके हम हैं न्यूट्रल। लगा दिया तो ठीक है, और नहीं लगाया तो भी ठीक है। न्यूट्रल का मतलब होता है देख लांगे यार, मूड आया तो लगा देंगे और नहीं आया तो छट देंगे, और जल्दी की हैगी। आइए बात करते हैं बाजार आज और बाजार कल। और आज मेरा वो सेक्शन जरूर देखिएगा एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स, क्योंकि उसमें आज अच्छा मुनाफा बनाया है। चलिए बात करते हैं बाजार आज और कल, और शुरुआत करेंगे आपके प्यारे राज दिलारे निफ्टी बैंक की। साहब निफ्टी बैंक ने आज ठ्यू ठ्यू वाला चार्ट बनाया है, खाई नुमा चार्ट बनाया है। भाई देखिए कल बाजार बंद हुआ था 29,456 पर, आज एक गैप अप ओपनिंग लेता है अच्छी सी, 29,607 पर खुलता है, खुलते ही थोड़ा ऊपर जाता है, ऊपर जाके जो फिसलता है तो लोग कहते हैं आसमान से फिसले खाई में गिरे, और एक नीचे बॉटम क्रिएट करता है 28,976 पे। यानी फर्स्ट हाफ में बाजार ठंडा रहता है, लोग देख रहा होता है कि लोग भाई साहब शॉर्ट करें या बाय करें। ऑपरेटर वेट कर रहा होता है कि अगर लोग बाय करेंगे तो बाजार गिरा देंगे, लोग शॉर्ट करेंगे तो बाजार चढ़ा देंगे। तो ल्यूक वार्म सा ठंडा ठंडा ढीला ढीला मरा मरा सा पहले हाफ में बाजार चलता है, और उसके बाद मुझे लगता है कुछ लोगों ने अच्छा खासा शॉर्ट कर दिया होगा रिटर्न, उसके बाद बाजार को चढ़ा देते हैं। और हो सकता है शॉर्ट ना भी क्यों इसलिए चढ़ाया हो कि एक लालच दिखाया कि यार काश खरीद लेते, तो ऊपर के लेवल पे लोग खरीदेंगे तो कल मार सकते हैं। भाई साहब इस वक्त वोलेटिलिटी बढ़ी रहेगी, इसलिए बच के करे ना, बच के रहना भाई साहब। शेयर बाजार नहीं शार्क मार्केट है। तो जिसके चलते मुझे लग रहा है बाजार इन्होंने खासा उसके बाद खींचा, और बाजार ने एक पीक बनाया 29,711 का, और उसके बाद हल्का सा गिरकर 29,625 पर बंद हुआ, लगभग 0.58% बढ़कर 169 पॉइंट्स की तेजी के साथ बाजार जो है निफ्टी बैंक आपको मुस्कुराता से हुआ हल्की सी स्माइल देके टाटा बाय बाय करके भाग लिया। आइए इसके कंपोनेंट की बात करते हैं। 12 में से 3 शेयर लालियाली में और 9 शेयर हरियाली में। सबसे टॉप पे बंधन बैंक, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, गिरावट में सबसे आगे था पीएनबी बैंक। आइए आज की कैंडल देखते हैं। आज की कैंडल तो बड़ी डाउटफुल है, हैंगिंग मैन जैसी लग रही है। इसकी बॉडी बहुत छोटी है, ऊपर की विक छोटी है, और नीचे की बुक तो इतनी लंबी है साहब, लगता है खत्म ही नहीं होगी। साली इतनी लंबी है कि नीचे जो बोलिंजर बैंड है ना, उसको भी उसने टच कर डाला है। तो ओवरऑल भाई साहब कैंडल की लोकेशन वीक है,
बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड के हाफ में भी नीचे लोअर बोलिंजर बैंड को सट के बनी है, यानी कैंडल अपने आप में लोकेशन वाइज बड़ी वीक है। ऑल्दो 50 डेज 200 डेज ईएमए से ऊपर है, तो बहुत सारी पिछली कैंडलें अगर आप देखोगे उसका जो बॉटम आज का है वो बहुत सारी पिछली कैंडलों के बॉटम को टच कर चुका है, यानी 20-25 दिनों में जो गेन था आज एक बारी को निपट लिया था, लेकिन उसके बाद बाजार जो है ऊपर में बंद हुआ है। जो आप ये कह सकते हैं जो जितनी भी बेयर्स ने शक्ति दिखाई थी बाजार को मारने की, बाद में बेयर्स की गर्मी जो है बुल्स ने ठंडी कर दी और बाजार को ऊपर ले गए। अगर आप देखेंगे एमएससीडी चार्ट पर तो आज भी हिस्टोग्राम बेयरिश वाला बहुत ज्यादा लाल है और बड़ा है, और आरएसआई हल्का सा संभला है 52 के लेवल पे। तो ओवरऑल बाजार की कैंडल जो है वो आपकी हैंगिंग मैन टाइप या इंडिसिसिव कैंडल कह लो, बॉडी छोटी है। हैंगिंग मैन तभी हम ज्यादा पसंद करते हैं जब वो चढ़ती मार्केट में आए, चढ़ने के बाद कल एक बड़ी गिरावट के बाद आया है, और इस तरह के हैंगिंग मैन तो आजकल रोज आ रहे हैं 1-2 के हिसाब से, तो इसलिए हैंगिंग मैन का क्या विश्वास करें। ओवरऑल कैंडल जो है खासी वीक है, और अभी हम कह नहीं सकते कि बाजार की समस्याएं खत्म हो गई। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। साहब निफ्टी 50 का चार्ट भी गजब का चार्ट है। आज निफ्टी 50 ने बॉटम जो है 3 बार टच करने की कोशिश की है। गौर से देखिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इसने अच्छा बॉटम नीचे का बनाया। देखिए कल बाजार बंद हुआ था 13,328 पर, आज गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है 13,373 पर, टिक नहीं पाता, धड़ाम से नीचे गिर जाता है और एक बॉटम क्रिएट करता है 13,192 पर। उस वक्त हालात ये लग रहे थे कि अभी 13,000 कटा 12,000 की लाइन में है, पर ऐसा होता नहीं है। ऊपर चढ़ता है फिर खटाक से गिरता है, फिर ऊपर चढ़ता है फिर खटाक से गिरता है, पर ये पहले हाफ में ही ऊपर गिरना चढ़ना करता रहता है ताकि आपकी मेरी धड़कनें बढ़ती रहें, हम अपने हिसाब से या तो पोजीशन काटें या बनाएं, उसको देखते हुए। अब सेकंड हाफ में जो बाजार को खींचा जाता है वो बाजार एक तेजी क्रिएट कर देता है, 13,492 का पीक बनाता है और फिर हल्का से गिर के 13,466 पर बंद हो जाता है। अल्टीमेटली 1 पॉइंट पर 1.03% की तेजी के साथ निफ्टी 50 138 पॉइंट्स बढ़कर आपको बड़े से मुस्कुराहट के साथ दांत दिखाता हुआ टाटा बाय बाय करके निकल लेता है। अब बात करते हैं चढ़ने और गिरने वाले शेयरों की। साहब केवल 5 ही शेयर ऐसे थे जो 3% से ज्यादा तेज थे। सबसे टॉप पर आपका अदानी पोर्ट था, टेक HTL टेक था, टेक महिंद्रा था, इन्फोसिस था, गेल था, यानी टॉप 5 में से 3 आईटी शेयर की कंपनियां थी। गिरने वालों में ज्यादातर शेयर फाइनेंस सेक्टर के थे। दबा के गिरावट हमने कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस, HDFC में और इंडसइंड बैंक में देखी। हालांकि गिरावट आज कोई भी शेयर में 1% से ज्यादा की नहीं थी, यानी गिरने के प्रति आज शेयर कम झुके हुए थे, बढ़ने के प्रति ज्यादा झुके हुए थे। आइए बात करते हैं इसके कैंडलस्टिक चार्ट की। तो इसकी कैंडलस्टिक अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आज कैंडल की जो लोअर वीक है उसने बोलिंजर बैंड की मिडिल लाइन को काट के नीचे चली गई थी। ऑल्दो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में, जो अपने आप में स्ट्रेंथ का प्रदर्शन करती हैं। 200 डेज और 50 डेज ईएमए से ऊपर है। ओवरऑल कैंडल जो है आज की अगर विक देखोगे नीचे वाली, उसका जो बॉटम था वो 13,100 के आसपास पहुंचता रहेगा, जिसके चलते बहुत सारे दिनों की जो भी तेजी थी आज एक बारी को निकाल दी। अगर नीचे आप देखेंगे जो बियरिश क्रॉसओवर बना है उसमें और मजबूती देखने को मिल रही है, जिसके चलते आज का हिस्टोग्राम लाल है और कल से खासा बड़ा है। कहीं ना कहीं आरएसआई में सुधार आया है, आरएसआई अभी भी स्ट्रांग है और 60 के लेवल पर है। तो ओवरऑल अगर आप कैंडल को देख के यही कहेंगे कि बाजार जो है अभी दुविधा में फंसा हुआ है, अभी वो समझ नहीं पा रहा बढ़ेगा या गिरेगा। हिसाब नियम लॉजिक यही कहते हैं कि उसको गिरना चाहिए, यहां से 500-700 पॉइंट तो कम से कम गिरावट दिखानी चाहिए। बाकी साहब हम कह रहे हैं बाजारों का नियम है, पर ऑपरेटर के लिए कोई नियम नहीं है। ऑपरेटर वही करता है जो उसके फायदे के लिए होता है, वो शिकारी है और हम शिकार हैं। अल्टीमेटली ऑपरेटर हमारा शिकार करेगा, हमारी पोजीशनों के हिसाब से बाजार को चढ़ाएगा गिराएगा। अब देखते हैं हम क्या करते हैं और ऑपरेटर क्या करता है। आइए बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे ऑप्शन चेन एनालिसिस की। साहब थोड़ा सा परिवर्तन है, 14,000 का लेवल डिसिसिवली हाईएस्ट लेवल बन गया कॉल के ओपन इंटरेस्ट का। सेकंड हाईएस्ट साहब कल तक था 13,000, आज बढ़कर हो गया 13,500। जिस तरह से कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ सड़क रहा है, आपके मुंह से एक ही बात निकलेगी, रेजिस्टेंस ऊपर जा रहा है, यानी बाजार में मजबूती है। पुट की बात करें तो पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट 13,000 पर और सेकंड हाईएस्ट 13,500 पे। 13,000 पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा यानी फ्रेश पुट राइटिंग हुई है, 13,500 पे ओपन इंटरेस्ट गिरा यानी कि फ्रेश
पुट राइटिंग की जगह पुट अनवाइंडिंग हुई है, यानी 13,000 में मजबूती आई है। तो हल्का सा सपोर्ट जो सपोर्ट है वो थोड़ी हल्की सी नीचे की तरफ मजबूत हुई है, ऊपर की तरफ लूज हुई है, पर जो आपका कॉल है वो ऊपर की तरफ मजबूत हुआ है, यानी बाजार अभी कहीं ना कहीं 13,000 और 14,000 के बीच झूलता मटरता गछड़ता सा नजर आ रहा है। आइए बात करते हैं मैक्सिमम पेन की। तो साहब मैक्सिमम पेन की स्थिति कल की और आज की लगभग सेम है। हाईएस्ट यानी जब मैक्सिमम पेन सबसे ज़्यादा 13,000 पर है और सेकंड हाईएस्ट 13,500 पर है। दोनों पे अगर आप देखेंगे टोटल ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 13,000 पे ज़्यादा बढ़ा है, यानी बाजार कहीं ना कहीं 13,000 पे विद एन अपवर्ड बायस सिमटने की कोशिश कर रहा है। आइए बात करते हैं आपके प्यारे राज दिलारे FIs DIs की। साहब डाटा ही नहीं आया डेटा ही नहीं है, पर चिंता की क्या बात है, मैडम की ड्यूटी लगी हुई है, मैडम टीम को हेड करती है डेटा के, अब वो अपने आप टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगी। वीडियो देखने के बाद, क्योंकि जो वीडियो थोड़ी जल्दी बनाता हूँ तो डेटा मिलता नहीं, वीडियो देखने के बाद एक नज़र मेरे टेलीग्राम चैनल पे मारना, वहाँ आपको FIs का डेटा मिल जाएगा और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और पिंड कमेंट में दिया हुआ है। आइए अब बात करते हैं आपके सबसे फेवरेट सेगमेंट की जो पॉपुलर होता जा रहा है, और वो है MKJ स्टूडेंट टॉक्स। मैं पहले ही क्लैरिफाई कर दूं भाई साहब, आज लगभग 80,000 का मुनाफा काटा है, टू बी प्रिसाइज 79,767, उससे भी ऊपर ही है। अब देखिए आज हमने कार्य क्या क्या किए। एक तो मैंने अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, चाहे वो पेड है चाहे अनपेड है, उनके लिए एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट किया था MKJ फिक्स डबल लीडर्स स्मॉल केस में, जिसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया था, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का स्क्रीनशॉट भी दे दिया था। इसके चलते आज मैंने डायमंड और सफायर के लिए कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करी है। आज ज़्यादा काम प्लेटिनम का रहा और रूबी का रहा, जिसमें 5 ट्रेड किए। मैंने LNT के 2 सौदे स्क्वायर ऑफ किए, जिसमें मुझे लगभग 55,000 का फायदा हुआ। अब थोड़ा सा रिकलेक्ट करिए, कल आपको याद होगा कि मैंने LNT की कॉल स्क्वायर ऑफ की थी, तो और मैंने कहा था मुझे 1,14-15,000 का नुकसान हुआ है, मैंने बोला था, परंतु इसके अगेंस्ट जो शेयर है मैंने बहुत सस्ते लिए हुए हैं, उनको मैं बेचूंगा तो अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो 550 में से केवल 155 शेयर मैंने आज बेचे हैं, जिसमें मुझे 55,000 का मुनाफा हुआ है, यानी 1,14,000 में से 55,000 तो मैंने रिकवर कर ही लिए, और 100-150 शेयर बेचूंगा तो वो सारा लॉस भी रिकवर हो जाएगा। उसके बाद भी शेयर बचेंगे, उनको मैं बहुत हायर रेट पे बेचूंगा। यानी जो मैंने कल आपकी कॉल स्क्वायर ऑफ की थी 232 के प्रीमियम पे, यानी एग्जैक्ट पड़ा वो 1000 की स्ट्राइक प्राइस था, 232 का प्रीमियम था, तो 1,232 की मुझे कॉस्ट आई, और शेयर मैंने बेचे आज 1,249 और 1,267 पर, उससे खासे ऊपर बेचे, और अभी बाकी माल पड़ा है, बाजार बढ़ेगा तो बेचूंगा, गिरेगा तो फिर उनको पिक कर लूंगा। तो आइए मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। सबसे पहले देखिए, ये LNT के 55 शेयर मैंने बेचे थे 1,267, नीचे मैंने अपने शेयरों की कॉस्ट दी हुई है, आप देख रहे होंगे जिसकी कॉस्ट है वो 850 के लपेटे में। उसके बाद मैंने फिर ये मैंने बेचे थे दूसरे अकाउंट में, और ये मैंने अपने मेन अकाउंट में बेचे थे 100 शेयर 1200, मैंने 47 कहते थे गलती से, 1249 पर बेचे थे, और इनकी भी कॉस्ट मैंने वही दिखाई है। इन दोनों को अगर आप जोड़ लेंगे तो मुझे 55,000 का फायदा हुआ है। इसके बाद जो अपना मेन ऑप्शन का धंधा है, उसमें हमने LNT की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें 8,700 से ज़्यादा कमाया। उसके बाद बात रुकी नहीं, हमने टेक महिंद्रा की पुट को भी स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें एग्जैक्ट 4,500 कमाया। बात रुकी नहीं, पीडीलाइट की पुट को भी स्क्वायर ऑफ किया, उसमें 11,550 कमाया। तो इसके चलते आज का टोटल मुनाफा 79,767 हुआ, और इसका श्रेय किसको जाता है? प्रभु को जाता है, क्योंकि हम तो बुद्धू हैं। वो कहते हैं सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। हम तो अनाड़ी है, बस प्रभु का आशीर्वाद है तो थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, और इस प्रभु के आशीर्वाद के पीछे कारण ये भी है कि आपकी शुभकामनाएं, आप शुभकामनाएं देते रहते हैं, जिसके चलते मुनाफा थोड़ा बहुत होता रहता है। उम्मीद करता हूँ मजा आया। अगर मजा आया तो ठोको ना। अब पूछोगे क्या? अरे लाइक और क्या। और आप भी अगर मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो चैनल तो सब्सक्राइब करना है, साथ में सब्सक्राइब के साथ वो जो ज्वाइन वाला बटन आ रहा है ठोक दीजिए। सारे यूट्यूब के स्टूडेंट मेंबरशिप प्लान आ जाएंगे, जिसमें ढेरों चीजों का मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं, ढेरों आपके साथ प्लेलिस्ट शेयर करता हूं, जिसके चलते आप एक एक्सपर्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। और यही ज्ञान अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू चाहें तो फोन नंबर है 7011 323 077 727
323077 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, मेरी टीम को कॉल करें, व्हाट्सएप करें, वो आपको हेल्प करेगी व्हाट्सएप का स्टूडेंट बनने के लिए। अरे हाँ, अगर अच्छी किताबें पढ़नी है तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक बात और, अच्छा डीमैट अकाउंट है? अरे भाई नहीं है तो क्या मजा आएगा शेयर बाजार में। डीमैट अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसी से खोलिएगा। प्रभु ने चाहा तो नोट छपेंगे साहब, नोट छपेंगे। और इसके अलावा ये आ गया अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा लाला। इसमें सुबह 6 बजे से ही बाजार, सुबह दुनिया भर की चीजें आपके लिए आती रहती है। बाजार खुलने से पहले बाजार कैसा होगा इसका काफी अंदाजा आपको लग जाता है, और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की खबर भी आपको यहां मिलती जाती है। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।